का टॉपिक है द हियरिंग सेंस, जिसमें हम साउंड के बारे में और ईयर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले साउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज साउंड? Sound waves do not come in little packets like the way light comes in photons. इसमें ये कह रहे हैं कि साउंड वेव्स जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स में नहीं होते जैसे लाइट होती है। तो साउंड वेव्स किस तरह होते हैं? साउंड वेव्स आर सिंपली द वाइब्रेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर दैट सराउंड अस। मतलब कि जो हमारे आसपास जो एयर है उसके मॉलिक्यूल्स जब वाइब्रेट करते हैं तो हमें साउंड सुनाई देता है, और वो वेव्स की तरह वाइब्रेट करते हैं। जैसे यहाँ पे ये वेव्स नजर आ रही है आपको, इस तरीके से साउंड के वेव्स होते हैं। इसकी तीन प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी है। एक है वेवलेंथ, दूसरा है एम्पलीट्यूड, और तीसरा यहाँ पे नीचे दिया हुआ है प्योरिटी। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर ये डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है? इसमें अ टिपिकल साउंड वेव, ये एक साउंड वेव है। द हायर द वेव द लाउडर द साउंड, मतलब ये वेव जितनी ज्यादा हाई होगी उतना ज्यादा जो साउंड है वो लाउड होगा। तो दैट मीन्स ये एम्पलीट्यूड, मतलब ये जो ये हाइट है, ये जो एम्पलीट्यूड है, ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा साउंड जो है वो लाउड होगा। और जितना ये लोअर होगी वेव, जितनी लो होगी इसकी हाइट, उतना साउंड सॉफ्ट होगा। उसके बाद इफ द वेव्स आर क्लोजर टुगेदर इन टाइम हाई फ्रीक्वेंसी, द पिच विल बी परसीव्ड एज हाई पिच। और ये वेव्स अगर बहुत पास पास होंगी, मतलब जैसे अभी तो इनमें ये गैप थोड़ा ज्यादा है ना, अगर ये गैप कम होगा, बहुत पास पास होंगी अगर ये वेव्स, तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी वेव बोलेंगे, हाई पिच साउंड बोलेंगे। और दूर होगी अगर ये गैप और ज्यादा दूर होगा तो इसको लो फ्रीक्वेंसी या लो पिच साउंड बोलेंगे। उसके बाद बी, ये जो बी पिक्चर है, ये वाली पार्ट बी, इसमें दिखाया हुआ है डेसिबल्स ऑफ वेरियस स्टिमुलाई। डेसिबल्स होते हैं मतलब एक रेंज है साउंड की जो हमें हमारे ईयर्स को नॉर्मली जो सुनाई देती है। और डेसिबल इज अ यूनिट ऑफ मेजर ऑफ लाउडनेस, मतलब एक साउंड कितना लाउड है और कितना सॉफ्ट है उसकी जो मेजरमेंट की यूनिट है उसको डेसिबल बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये देखो दिखाया हुआ है कि अगर 85 से 90 के ऊपर डेसिबल का होगा तो ये जो है ये आपके ईयर को डैमेज कर सकता है। जैसे कि किस तरह का होता है, जैसे कि अगर कोई ट्रेन जा रही है 20 फीट दूर, या कोई चेन सॉ चला रहा है। चेन सॉ मतलब जैसे वो लकड़ी काटते हैं ना, उस टाइप का सॉ टाइप का इक्विपमेंट है जो चला रहा है, उसकी जो आवाज बहुत जोर से आती है वो 100 डेसिबल होती है, जो हमारे ईयर को डैमेज कर सकती है। उसके बाद उससे जो नीचे जैसे वैक्यूम क्लीनर की जो है वो साउंड 70 डेसिबल दिखाई है। 70 डेसिबल का मतलब है वो साउंड जो है वो आपके डैमेज वाले से नीचे है। ये वाली जो साउंड है, ये जो ये वैक्यूम क्लीनर की है 70 डेसिबल, ये आपके ईयर डैमेज वाले लेवल से नीचे है, तो इससे आपके जो ईयर है वो डैमेज नहीं होते। तो ये वो डेसिबल मतलब मेजरमेंट ऑफ वो है लाउडनेस है कि कितना लाउड होगा साउंड तो आपके लिए हार्मफुल होगा, और कितना कम होगा तो नॉर्मल होगा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं वेवलेंथ की। वेवलेंथ्स आर इंटरप्रेटेड बाय ब्रेन एज द फ्रीक्वेंसी और पिच। वेवलेंथ का मतलब है कितनी फ्रीक्वेंसी है या कितना पिच है। और हाई मीडियम लो, जैसे हाई पिच होता है, मीडियम पिच होता है, लो पिच होता है। एम्पलीट्यूड इज इंटरप्रेटेड एज वॉल्यूम, और एम्पलीट्यूड क्या होता है? वॉल्यूम होता है कि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना लाउड साउंड। और प्योरिटी का यहाँ पे मतलब ये है कि साउंड कितना प्योर है, सैचुरेटेड और प्योर। प्योर का मतलब कितना रिच साउंड है, मतलब जैसे कि अगर आपको दो तीन आवाजें मिक्स आ रही है, बाहर से नॉइज आ रही है जिसमें बहुत सारी टाइप की आवाजें मिक्स आ रही है, तो वो प्योर साउंड में नहीं आता। और अगर आपको एक पर्टिकुलर एक ही साउंड क्लियरली सुनाए जिसमें कोई और आवाज मिक्स नहीं है, एक प्योर एक साउंड है पर्टिकुलर जिसको टिम्बर भी बोलते हैं, उसका मतलब है कि वो प्योर साउंड है।
एवरीडे नॉइजेस दैट सराउंड पीपल डू नॉट अलाउ देम टू, मतलब आजकल हमारे आसपास इतनी नॉइज पॉल्यूशन है कि हमें प्योर साउंड जो है वो सुनाई नहीं देती. प्योर साउंड मतलब किसी पर्टिकुलर एक ही चीज की वॉइस आपको सुनाई दे रही हो तो वो प्योर साउंड हो जाती है. Just as a person's vision is limited by visible spectrum of light, person is also limited in the range of frequency. अब हमने ये पढ़ा था कि विजिबल लाइट में भी कुछ ऐसी स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम नहीं देख सकते, ऐसी लाइट रेंज है जिसको हम देख नहीं सकते. ऐसी साउंड में भी कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम नहीं सुन सकते. हमारी जो ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है. मतलब अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी होगी तो भी हमें वो साउंड सुनाई नहीं देगा, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर फ्रीक्वेंसी होगी तो भी हमें वो साउंड सुनाई नहीं देगा. और फ्रीक्वेंसी जो है वो साइकिल्स पर सेकंड में मेजर किया जाता है, जिसको हर्ट्ज यूनिट दिया हुआ है इन्होंने. हर्ट्ज मतलब एक सेकंड में कितने वेव्स हैं, कितने साइकिल ऑफ वेव्स हैं, वो होती है फ्रीक्वेंसी. सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो हमारे कान है वो इस रेंज में है, 2000 से लेके 4000 हर्ट्ज तक. अब डॉग्स का इन्होंने बताया हुआ है कि डॉग्स जो है ना वो 50 हर्ट्ज से लेके 60,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं. उनकी ये फ्रीक्वेंसी है. मतलब जैसे हमारी तो 20,000 हर्ट्ज पे खत्म हो जाती है, डॉग्स 60,000 हर्ट्ज तक सुन लेते हैं. और डॉल्फिन्स की बहुत ज्यादा है, इनकी तो 2 lakhs हर्ट दी हुई है फ्रीक्वेंसी. सो टू हियर द हायर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पीस ऑफ म्यूजिक ऑन अ सीडी फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन वुड नीड टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड और वॉल्यूम. मतलब जैसे अगर आप बहुत ही लो करके सुनते हो सॉन्ग तो आपको नहीं सुनाई देता ना, तो आपको थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है. दैट मीन्स आपको 20 तक उसका वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी चाहिए उसको सुनने के लिए. अब आते हैं स्ट्रक्चर. अब ये तो साउंड की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली. वेवलेंथ हो गया, पिच हो गया और प्योरिटी हो गई. फिर आते हैं ईयर्स पे. स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, ये यहाँ पे ये ईयर दिखाया हुआ है, ये इसका स्ट्रक्चर है. और ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये वाला आउटर पार्ट है, इसको पिन्ना बोलते हैं. ये जो आपका कान आपको नजर आता है बाहर, इसको बोलते हैं पिन्ना, PINNA. फिर ये ईयर कैनल है जहां से साउंड अंदर जाता है. उसके बाद यहाँ पे ये ईयर ड्रम है, कान का पर्दा बोलते हैं जिसको. फिर ये एक ऑर्गन है, वेस्टिबुलर ऑर्गन. ये जो सेमी सर्कल यहाँ पे आपको कैनल नजर आ रहे हैं, एक मिनट, ये आपको यहाँ पे ये जो कैनल्स नजर आ रहे हैं ना, ये इसका यूज अभी नहीं है. इसका यूज आपको नीचे अभी हम पढ़ेंगे जब हम बॉडी के बैलेंस की बात करते हैं. तो इसके अंदर कुछ लिक्विड होता है जिसकी वजह से हमारी का बॉडी का बैलेंस बनता है. तो ये वो है, तो इसको इसलिए अभी नहीं डिस्कस करेंगे. यहाँ पे ये है जिसको हम कॉक्लिया बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो पिन्ना हो गया, ईयर कैनल हो गया, ईयर ड्रम हो गया, फिर ये कॉक्लिया हो गया, ये स्नेल शेप का है जो, और ये ऑडिटरी नर्व्स हैं जो ब्रेन के पास सिग्नल लेके जाती है यहाँ से साउंड का. अब यहाँ पे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको इन्होंने तभी यहाँ पे फोकस करा हुआ है इधर. ये जो बीच में था ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ईयर ड्रम और कॉक्लिया के बीच में. यहाँ पे देखो ये जो दिखाया है यहाँ पे, ईयर ड्रम हो गया. ये जो ये वाला हिस्सा है इस तरफ को, इसको बोलते हैं हैमर. और इस तरफ है इसको बोलते हैं एनविल. और इसके साथ ये जो जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं स्टिरअप. तो पहले पढ़ लेते हैं ऊपर, उसके बाद उसको वो करेंगे. तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आउटर ईयर जो है, बाहर का जो पिन्ना इज विजिबल एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ईयर. जो बाहर का जो पार्ट है वो पिन्ना है, जो कि ऑडिटरी कैनल का एंट्रेंस है. ठीक है, यहाँ से जो आवाज एंटर करती है कान में. सो एंट्रेंस टू द ऑडिटरी कैनल. और जो अंदर ईयर ड्रम हमने देखा था उसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इस नाम से भी बोल सकते हो आप ईयर ड्रम को, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. तो जब साउंड वेव ईयर ड्रम पे पहुंचती है तो वो उसको वाइब्रेट करती है.
तो जब ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है तो अंदर का पार्ट भी वाइब्रेट होता है। ये जब वाइब्रेट होना शुरू होता है, ये जैसे ड्रम के ऊपर आपने देखा ना, जब ड्रम के ऊपर स्टिक मारते हैं तो ऊपर की लेयर वाइब्रेट करती है, वैसे जब कान के अंदर साउंड वेव्स एंटर करती हैं तो वो यहाँ से एंटर करते हुए जब यहाँ पे जाती है ईयर ड्रम के पास, तो ये इसको भी वाइब्रेट करती है। ये वाइब्रेट होता है तो अंदर के ये वाले पार्ट्स भी वाइब्रेट होते हैं। फिर इसके साथ साथ वाइब्रेशन आगे को मूव करती है कॉकलिया पे, और कॉकलिया से नर्व्स उसको कैच करके आगे सिग्नल की तरह भेज देती है। तो ऐसे काम करता है। तो आउटर ईयर में आ गया आपका पिन्ना और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम। फिर आता है मिडल ईयर। मिडल ईयर में ये तीन आएंगे आपके, हैमर, एनविल और स्टिरअप। तो मिडल ईयर में तीन टाइनी बोन्स है कान के बीच में, जिसको हैमर या मैलियस, एनविल या इनकस और स्टिरअप या स्टेपीज भी बोलते हैं। इनके आपको दोनों नाम याद करने हैं क्योंकि दोनों नामों से आ जाता है अलग अलग। आप जरूरी नहीं है कि हैमर है तो मैलियस लिखा हुआ नहीं आएगा, कभी कभी मैलियस, इनकस और स्टेपीज भी लिखा हुआ आता है। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। तो हैमर को मैलियस, ठीक है, उसके बाद एनविल को इनकस, और स्टिरअप को स्टेपीज, ये आपने याद रखना है। अब ये तीनों बोन्स वाइब्रेट करती हैं तो वाइब्रेशंस आपकी जो है वो और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है, मतलब लाउड हो जाती है। अगर यहाँ से आपकी जो वाइब्रेशन है वो एम्पलीट्यूड कम एम्पलीट्यूड वाला साउंड आपको यहाँ से आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो इसको वाइब्रेट करके यहाँ जाएगा तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है ताकि आपको क्लियरली वो सुनाई पड़े। ठीक है, तो वो वाइब्रेट करता है आगे इनर ईयर की तरफ। फिर इनर ईयर कहाँ से शुरू होती है? ये ओवल विंडो से। ये जो ओवल शेप का ये जो यहाँ पे बोन है, ये जो ओवल शेप समझो ना, इस टाइप की शेप का ये जो बोन है इसको ओवल विंडो बोलते हैं। यहाँ से इनर ईयर शुरू होता है। ये वाइब्रेशन आगे कॉकलिया की तरफ भेज देता है। When oval window vibrate, it causes the fluid in the cochlea. अब कॉकलिया के अंदर एक फ्लूइड है, पानी जैसा है फ्लूइड, वो भी वाइब्रेट होने लग जाता है इसके वाइब्रेट करने की वजह से, ओवल विंडो के। तो the fluid surrounds a membrane running through the middle of the cochlea called basilar membrane. अब यहाँ पे ये वाला डायग्राम है, देखो कॉकलिया के अंदर एक मेम्ब्रेन है जिसको बेसिलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो वो फ्लूइड जब वाइब्रेट करता है, ये फ्लूइड है कॉकलिया के अंदर, तो ये मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट करने लग जाती है उसकी वजह से। ओके, तो अब बेसिलर मेम्ब्रेन एंड ऑर्गन ऑफ कॉटी के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इसके डायग्राम देख लो। ये कॉकलिया है, इसके अंदर ये फ्लूइड है कॉकलिया के अंदर, ये मेम्ब्रेन है, इसको यहाँ पे इन्होंने जूम करके दिखाया हुआ है, इस पार्ट को। ये वाला पार्ट है जो बेसिलर मेम्ब्रेन का, यहाँ पे इन्होंने जूम करके दिखाया हुआ है कि ये मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉटी है। ये जो आपको ये ऐसे नजर आ रहे हैं ना, इस टाइप से खड़े हुए स्टिक की तरह, ये ऑर्गन ऑफ कॉटी है, इसको हेयर सेल भी लिखा हुआ है यहाँ पे। मतलब हेयर्स की तरह होते हैं, बालों की तरह होते हैं, हेयर सेल्स हैं, और इसी में एक्सॉन्स भी है। एक्सॉन्स आपको पता ही है, नर्व्स होते हैं एक्सॉन, जिससे सिग्नल ट्रांसफर होता है। तो ये यहाँ पे इतने से एरिया में ये मेम्ब्रेन है जो वाइब्रेट होना शुरू कर देती है। द बेसिलर मेम्ब्रेन इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉटी। अब ये बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉटी है, ठीक है, विच कंटेन द रिसेप्टर सेल्स फॉर द सेंस ऑफ हियरिंग। ऑर्गन ऑफ कॉटी में क्या है? रिसेप्टर सेल्स हैं जो हियरिंग सेंस को रिसीव करते हैं, वो वाले सेल्स हैं। When basilar membrane vibrates, it vibrates the organ of Corti, causing it to brush against the membrane above it. तो अब क्या होगा, जब कॉकलिया के अंदर का फ्लूइड वाइब्रेट करेगा तो ये मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट करेगी, उसके ऊपर ये भी वाइब्रेट करेंगे, और इनके वाइब्रेट करने की वजह से ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। When these auditory receptors are bent up against the other membrane, it causes them to send neural message through the auditory nerve. अब क्या होगा, ये जब वाइब्रेट करते हैं तो ये इसके साथ वाइब्रेशन यहाँ पे भी होती है, और जब यहाँ वाइब्रेशन होती है तो यहाँ से सिग्नल सीधा दिमाग पे जाता है नर्व्स के थ्रू। ठीक है, और वो कहाँ जाता है? वेयर द ऑडिटरी कॉर्टेक्स विल इंटरप्रेट द साउंड। वो ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाता है। हमारे ब्रेन में जो एरिया है जो साउंड को, सिग्नल को कन्वर्ट करता है साउंड में, वेव्स के सिग्नल को साउंड में जो कन्वर्ट करता है, वहां जाता है।
द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड इनटू न्यूरल मैसेज इज ट्रांसडक्शन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जब वाइब्रेशन ऑफ साउंड को न्यूरल मैसेज में चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। मतलब बाहर से जो वाइब्रेशन आ रही है, जब वो न्यूरल मैसेज में चेंज होके आपके ऑडिटरी नर्व से जाती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। वो जाती है हेयर सेल्स की वजह से। तो दैट मीन्स बेसिलर मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर वो होता है ऑर्गन ऑफ कॉटी, जिसमें रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जो हेयर सेल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, तो वो मैसेज ट्रांसडक्शन प्रोसेस होता है। ट्रांसडक्शन मतलब वो वाइब्रेशन को न्यूरल मैसेज में चेंज करते हैं हेयर सेल, और वो न्यूरल मैसेज ऑडिटरी नर्व के थ्रू कहाँ जाता है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाता है, हमारे ब्रेन वाले पार्ट में। फिर आगे अब आता है पिच। पिच के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिच क्या चीज होती है? पिच रेफर्स टू दी हाई और लो साउंड। कितना हाई और कितना लो साउंड है उसको पिच बोलते हैं। और द बेस tones in the music pounding through the wall of your apartment from the neighbor next door low pitch। अच्छा, लो पिच और हाई पिच का इन्होंने एग्जांपल दिया है कि आपको अगर किसी के दूसरे के घर में कोई म्यूजिक बज रहा है और वहां से आवाज आ रही है तो वो लो पिच साउंड माना जाता है, और अगर कोई बच्चा बहुत जोर से चिल्ला के रो रहा है तो वो हाई पिच साउंड, मतलब जो आपके कानों में बहुत तेज चुभता है कोई साउंड तो उसको हाई पिच बोलते हैं। तो अब इसकी भी 3 थ्योरीज है जो यहाँ पे डिस्कस करी हुई है। सबसे पहले है प्लेस थ्योरी। प्लेस थ्योरी जो है वो हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज की है। नाम आपको पता होना चाहिए, ये अंडरलाइन कर दिया मैंने। और ये प्लेस थ्योरी जो है, पिच वेदर हाई और लो डिपेंड्स अपॉन द प्लेस ऑफ द हेयर्स ऑन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टे। अब ये प्लेस थ्योरी ये कह रहा है कि पिच कम होगी या ज्यादा होगी, ये किस पर डिपेंड करता है कि जो हेयर सेल्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है ऑर्गन ऑफ कॉटी में। द पिच ऑफ अ पर्सन hears depend on the hair cells that are stimulated or located on the organ of corti. If the person is hearing a high pitched sound, all the hair cells near the oval window will be stimulated. If the sound is low pitch, all the hair cells that are stimulated will be located farther away. मतलब वो ये कह रहा है कि अगर तो ओवल विंडो के साथ वाले हेयर स्टिमुलेट हो रहे हैं तो बहुत हाई पिच सुनाई देता है, अगर दूर वाले सेल स्टिमुलेट हो रहे हैं तो लो पिच सुनाई देता है। मतलब ओवल विंडो के पास, ये ओवल विंडो यहाँ पे है, ये चीज, ये ओवल विंडो, यहाँ के पास जो हेयर सेल्स हैं अगर वो ज्यादा वाइब्रेट हो रहे हैं तो आपको हाई पिच सुनाई देता है, दूर वाले वाइब्रेट हो रहे हैं तो आपको लो पिच सुनाई देता है। ये प्लेस के अकॉर्डिंग बता रहा है कि कहाँ के हेयर सेल्स लोकेशन के अकॉर्डिंग। फिर फ्रीक्वेंसी थ्योरी है अर्नेस्ट रुदरफोर्ड की। फ्रीक्वेंसी थ्योरी में इसमें ये बता रहे हैं कि डिपेंड करते हैं कि कितना फास्ट बेसिलर मेम्ब्रेन रोटेट करती है। ठीक है, द फास्टर दिस मेम्ब्रेन वाइब्रेट द हायर इज द पिच। मतलब अगर बहुत जल्दी जल्दी वो मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी तो पिच ज्यादा सुनाई देगा, अगर स्लो वाइब्रेट करेगी तो पिच कम सुनाई देगा। तो ये फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बता रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो थ्योरी है आपकी वो आती है वॉली प्रिंसिपल। वॉली प्रिंसिपल दिया है अर्नेस्ट वेबर एंड चार्ल्स ब्रे ने। और वॉली प्रिंसिपल में इसमें लिखा है कि विच अपीयर्स टू अकाउंट फॉर द पिचेस ऑफ अबाउट 400 hertz up to 4000. In this explanation, group of auditory nerves take turns firing in the process of walling. अब इसमें कह रहा है कि वॉलिंग प्रोसेस होता है। वॉलिंग का मतलब है कि अलग अलग ग्रुप जो है वो प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन। जैसे कि इफ अ पर्सन हियर्स अ टोन ऑफ अबाउट 3000 हर्ट्ज, अगर किसी को 3000 हर्ट्ज की टोन आवाज सुनाई दे रही है, इट मीन्स 3 ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैव टेकन टर्न्स sending message through the brain. Okay,
मतलब यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर किसी को 3000 हर्ट्ज की साउंड सुनाई दे रही है तो उसमें 1000 और 1000 तीन ग्रुप इन्वॉल्व हैं न्यूरॉन्स के। पहले 1000 ग्रुप ने 1000 हर्ट्ज का जो है वो फॉरवर्ड किया, दूसरे 1000 ने नेक्स्ट उसका करा, तीसरे मतलब 3000 है ना, तो 3000 मतलब हजार के तीन ग्रुप हैं न्यूरॉन्स के जो बारी बारी उस साउंड को आगे प्रोसेस कर रहे हैं। 4000 होगा तो हजार के चार ग्रुप इन्वॉल्व होंगे, तो इस प्रोसेस को वॉलिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये थ्योरीज ऑफ पिच थी जो हमने डिस्कस करी थी। इसके बाद टाइप ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।